बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अरब फ्रंट पर भीषण युद्ध की आग भड़क चुकी है। हूती ने अमेरिकी युद्धपोत आइजनहावर को निशाने पर लिया है। युद्धपोत आइजनहावर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। तो किस तरीके से हूती ने आइजनहावर को निशाने पर लिया, इसकी डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिसाइल से इस युद्धपोत पर हमला किया गया है, जहां बैलिस्टिक मिसाइल का, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर आइजनहावर पर हमले की खबर। तो देखिए कैसे अरब फ्रंट पर युद्ध की आग भड़कती नजर आ रही है। रेड सी में हूती का बहुत बड़ा हमला। हूती का अमेरिकी युद्धपोत पर यह सबसे बड़ा अटैक है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से आइजनहावर पर हमला बोला गया। रेड सी में तैनात है अमेरिकी युद्धपोत आइजनहावर। रेड सी में अमेरिका के तीन युद्धपोत तैनात हैं और हूती पर हमले के लिए अमेरिका ने यह तैनाती की है, यह डिप्लॉयमेंट हुआ है। हूती ने खुद आइजनहावर पर हमले का ऐलान भी कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हूती के हमले की पुष्टि भी कर दी है। और इसी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के लिए फिर चलेंगे प्रतिमा के पास। तो यूएसएस आइजनहावर पर हूती का जो हमला हुआ है, उससे क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, इसे जल्दी से डिकोड कर देते हैं। अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे। तो जो बड़े संदेश इस हमले के बाद निकलकर सामने आए हैं, उसे समझिए। सुपर पावर अमेरिका को इसे सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरा बड़ा संदेश, अमेरिका के हमले का जवाब देने में हम सक्षम हैं, यह बताने की कोशिश हूती विद्रोहियों की ओर से की गई है। इस हमले के बाद रेड सी में अमेरिकी युद्धपोत का डर नहीं है, कहीं ना कहीं यह संदेश देने की भी कोशिश की गई है। इसके अलावा अमेरिकी युद्धपोत को लौटने के लिए मजबूर करना भी इसके पीछे एक मंशा मानी जा रही है। रेड सी में हूती का दबदबा बनाए रखना भी इस हमले के पीछे का बड़ा संदेश माना जा रहा है। और बेहद खास मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेश पंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सेहवाग सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। और ब्रिगेडियर शरदिंदु, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शरदिंदु सर, आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से खुली चुनौती अमेरिका को देते हुए हूती विद्रोही नजर आ रहे हैं, आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, ये हूती विद्रोहियों का जो अटैक आइजनहावर पे किया है, ये एक, और जिस तरीके क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई से हमला किया, तो डेफिनेटली ये एक उसको क्षति पहुंचाने के लिए किया गया ये हमला है। लेकिन आइजनहावर एक पूरे युद्धपोत, उसमें तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस तरीके के हमले को वो नेस्तनाबूद कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी कोई क्षति की ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा। ये ऐसे टाइम हमला किया गया जब एक तरफ देखिए बाइडेन साहब ने एक सीज फायर का प्लान दिया है इजराइल और हमास के बीच में। वो 3 फेजेस में बात की, बोला कि 6 हफ्ते का सीज फायर होगा, फिर कुछ एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर और होस्टेजेस होगा, और वहां पे जब सीज फायर होगा तो IDF के सारे ऑपरेशन सीज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट फेज का जो सीज फायर होगा वो ज़्यादा लंबा होगा, उसमें कुछ होस्टेजेस और मेल जो सोल्जर्स हैं इजराइल के वो रिलीज किए जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि टाइमिंग देखिए, एक तरफ जब पीस की बात होती है तो हूती अपने आक्रमण तेज कर देता है, और ऐसे समय में जब इब्राहिम रईसी की देखिए जब से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई, कुछ दिन तक लल रहा, लेकिन अब ये एक्टिविटी फिर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हूती ने हमले किए, रेड सी ने, उधर हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक की मिसाइल, और हमास ने भी देखिए अल कसद ब्रिगेड ने कुछ फायरिंग की है रफा इलाके में। तो तीनों फ्रंट पे एरिया एक्टिवेट हो रखा है। हूती देखिए जब स्टेटमेंट आया था कि वो इसका बदला समंदर में हमलों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। हूती एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और अश्विनी सिवाज साहब, ये HHH बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है इजराइल के लिए भी और अब अमेरिका के लिए भी, जिसमें शामिल हैं हिजबुल्लाह, हमास और हूती। हूती को इस कदर एक्टिवेट करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है इस वक्त? हाँ देखो समीर, ये सच्चाई है कि जो ईरान है वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो अपने प्रॉक्सी के मदद से कर रहा है। चाहे वो है हमास जो कि अभी गाजा पट्टी के अंदर घिरे हुए हैं रफा में, इसी प्रकार से हिजबुल्लाह और हूती रेबल। देखो अब जैसे जैसे लड़ाई बढ़ेगी हिजबुल्लाह और हूती रेबल जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। अभी इन्होंने रेड सी में अगर देखें हूती रेबल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अब ये प्रेशर डालें अमेरिका पे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो युद्धपोत आइजनहावर है उसके ऊपर हमला करें डायरेक्ट, क्योंकि वो एक प्रकार लैस है, उसके पास 12 से 13 एक प्रकार जहाज हैं। मगर आज हूती रेबल आइजनहावर पे ब्लास्टिक मिसाइल से हमला कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं। रेड सी में
आज की तारीख में ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हूती रेबल का आज दबदबा है। और इसी प्रकार से अभी तक हिजबुल्लाह जो लबनान से अभी आप सोच रहे हैं कि इतना हमला नहीं कर रहा है, वो भी अभी खोलने वाला है। मेरे को लगता है कि ये लड़ाई जो हम सोच रहे हैं कि ये हो सकता है सीज फायर हो, मगर ये ऐसा लगता है कि ये लड़ाई बढ़ेगी। और इसकी वजह यही है कि हूती रेबल रेड सी से और हिजबुल्लाह लेबनान से और एक्टिव होंगे। और यहाँ बड़ी बात कह रहे हैं कि ये हमला किस तरीके से बड़ा होगा, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे सर। लेकिन हूती को लेकर दरअसल अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। उस खबर का हम रुख कर रहे हैं। यमन में हूती विद्रोहियों के पास खतरनाक हथियार है, खुद अमेरिका इस बात को स्वीकार कर रहा है। भूमध्य सागर तक हमला कर सकता है हूती, इस बात को खुद अमेरिका कह रहा है। ये बहुत बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है हूती को लेकर कि यमन में हूती विद्रोहियों के पास खतरनाक हथियार मौजूद है, जिससे भूमध्य सागर तक हमला किया जा सकता है। तो देखिए, अमेरिकी इजरायली शिप हूती का टारगेट नंबर 1 बन गए हैं। अमेरिकी इजरायली शिप को लेकर हूती ने एक वार्निंग भी जारी की है। हूती ने सभी जहाजों पर हमले की दे दी है वार्निंग। रेड सी से लेकर भूमध्य सागर तक हम हमले करेंगे, ये हूती रिबल्स की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है। इजरायली सामान ना पहुंचाएं एशियाई और यूरोपीय देश, ये ताकीद की गई है। इजरायली हमले के बाद से ही हूती का पलटवार जारी है। नवंबर से अब तक 120 से ज्यादा कार्गो शिप्स और वॉरशिप्स पर हूती अटैक कर चुका है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी मौजूद हैं। पुष्पेश सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? हूती सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यमन की सरजमीन का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगातार हो रहा है और अमेरिकी और इजरायली युद्धपोतों को भी अब बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है। इसका अंजाम क्या देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि इस मोर्चे पर तेज़ी आएगी और मुझे लगता है अमेरिका इसके लिए खुद जिम्मेदार है कि अमेरिका ने हाल ही में हूती ठिकानों पर हमले किए हैं, ध्वस्त किया है। और यमन में जो गृह युद्ध चला आ रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं सऊदी अरब और अमेरिका सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। तो मुझे लगता है वहाँ जो एक मानवीय संकट त्रस्ती पैदा हो रही थी उसको हम लोग बड़े अरसे से नज़रअंदाज कर रहे थे, मगर आज जब इजराइल ने वंशनाशक हमला किया है फिलिस्तीनियों पर, तो एक बार फिर सब अरब राज्यों के लिए संकट शुरू हो गया है कि इजराइल के गले नाक में नकेल लगाने का काम कौन करेगा। इजराइल जो चाहे वो रोग स्टेट की तरह से बर्ताव करता रहेगा, फिलिस्तीनियों का वंशनाश करता रहेगा। और कहीं ना कहीं जैसा जनरल साहब फरमा रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं ईरान जुड़ता है। ईरान प्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में हिस्सा ले या न ले, रूस प्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में हिस्सा ले या न ले, मगर जो ये दूसरा खेमा बना है जिसमें चीन है, जिसमें रूस है पुतिन का, जिसमें ईरान है, उन सब के लिए अपने प्रॉक्सीज़ को, अपने मोहरों को, जिनमें हूती भी है, हमास भी है, हिजबुल्लाह भी है, इस्तेमाल करना बहुत स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल सही बात है जैसा आपने फरमाया था कि ऐसा युद्धपोत है जो अपना बचाव खुद कर सकता है। अपना बचाव तो वो खुद कर सकता है, मगर क्या वो उस रेड सी में और भूमध्य सागर में जो दूसरे नाविक जहाज चलते हैं उन सबकी हिफाजत भी कर सकता है? वो अपनी हिफाजत करेगा या इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखेगा? तो मुझे लगता दूसरे छोर पर सोमालिया और तस्कर हैं। तो मुझे लगता है हूतियों ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि वो आवागमन रेड सी में और भूमध्य सागर में जहाज़ों का रोक सकते हैं। इजराइल के लिए कमर तोड़ आर्थिक संकट पैदा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इसमें तुर्की की सहानुभूति भी होगी। बिल्कुल, और जितना वो कर सकते हैं वो इस वक्त किया भी जा रहा है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जवाब क्या दिया जा रहा है? अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी। अमेरिका की विध्वंसक एयर स्ट्राइक से दहला यमन। हूती पर अमेरिका लगातार कर रहा है प्रचंड प्रहार। यूएस यूके की बमबारी में हूती के 13 ठिकाने देखिए तबाह हो गए। अमेरिका और इंग्लैंड मिलकर ये तबाही मचा रहे हैं यमन की सरजमीन पर। रेड सी में हूती के 8 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। वॉरशिप को लगातार टारगेट कर रहा है हूती, ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से बताया गया है। तो यमन में अमेरिकी एयर स्ट्राइक से पलटवार को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो आपके सामने रख देते हैं। रेड सी से यमन तक हूती ठिकानों पर यूएस यूके के हमले हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई। बता दें आपको, FA-18 फाइटर जेट से हूती के 13 ठिकानों को तबाह कर दिया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि रेड सी में हूती के 8 ड्रोन और 1 शिप को नष्ट किया गया। जी हाँ, USS ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर से दागी गई हैं मिसाइलें
अमेरिकी वॉरशिप को टारगेट कर रहा है हूती और ये हमले उसी का अंजाम है। अमेरिका ब्रिटेन ने 5वीं बार हूती पर एक साथ अटैक किया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सिवात सर, आप ये साफ तौर पर ये हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की बात हो, यूके की बात हो, हूती और इस तरीके के प्रॉक्सी संगठन टिकते नहीं है लगातार, लेकिन चैलेंज जरूर पोज किया जा रहा है। हाँ देखो, सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से रेड सी के अंदर ये दायरा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हूती रेबल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और ये सच्चाई है, ईरान का ही सपोर्ट है। इनके पास हथियार देखें किस प्रकार से, इनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, इनके पास ड्रोन्स भी हैं, इनके पास रॉकेट भी हैं, इनके पास बाकी छोटी मिसाइलें भी हैं। तो ये एक प्रकार से प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका पे, जिस प्रकार से इन्होंने सबसे बड़ा जो शिप है युद्धपोत आइजनहावर पे अटैक करके इन्होंने क्या मैसेज भेजा है कि अब रेड सी आपके लिए नहीं खुला है और ना कोई भी जो शिप जारी है यूरोप या इजराइल उसको हम टारगेट करेंगे। इसका मतलब पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके जाएगा और 15 से 20% उसका रेट बढ़ेगा और 10 से 12 दिन उसके ड्यूरेशन बढ़ेगी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये सारा का सारा हो रहा है, इसके अंदर ईरान जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है। हम इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हूती रेबल हैं वो अकेले काम नहीं कर रहे, ना हिजबुल्लाह कर रहा ना हमास, ये ईरान है और आज ईरान के साथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रशिया और चीन भी खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो अभी रेड सी के अंदर लड़ाई बढ़ेगी और उसका कारण यही है कि वो नहीं चाहते कि इजराइल की तरफ या यूरोप की तरफ एशिया से कोई भी ट्रेड आए और इसके लिए उन्होंने जो नीति अपनाई है, उन्होंने कहा है कि आप डायरेक्ट हमला करो अमेरिकन युद्धपोत पे, जिससे वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो और बाकी जो शिप हैं वो डरे और वो इस रिश्ते को इस्तेमाल ना करें। और मुझे लगता है इसमें काफी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं जिस प्रकार से ये नीति अपनाई है। और मुझे लगता है समीर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हिजबुल्लाह जो अभी क्वाइट नजर आ रहा है, कुछ एक दिन में हिजबुल्लाह भी बहुत एक्टिव रहेगा। तो ये समझना कि ये लड़ाई के अंदर कोई ना कोई सीज फायर हो जाएगा, स्पेशली जो हम सोच रहे हैं रफा में, ये चांसेस बड़े कम हैं क्योंकि ये बड़े कम है। इजराइल भी बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। राफा जहां पर इस वक्त गाजा की ज्यादातर आबादी मौजूद है, वहां पर शरणार्थी शिविर पर भी बम बरसाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं ये ट्रिपल एच भी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। वहीं हूती के विध्वंसक हमलों से थर्राया है लाल सागर। 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से हूती का हमला हुआ है। हूती के टारगेट पर ग्रीस का कमर्शियल शिप भी आ गया। कमर्शियल शिप से टकराई हूती की 3 मिसाइलें। ये देखिए तस्वीरें, अमेरिका ने हूती की बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट की। ग्रीस पर हूती के बैलिस्टिक हमले की एक डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक लाल सागर में हूती के विध्वंसक हमलों से थर्राया ग्रीस। आपके सामने एक और डिटेल, हूती का एक साथ 5 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। जी हां, लाल सागर में ग्रीस के कमर्शियल शिप पर हूती ने मिसाइलें दागी, इसे निशाना बनाया। ग्रीक कमर्शियल शिप से टकरा जाती हैं। इसके बाद हूती की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हूती की मिसाइलों को नष्ट करने का हालांकि दावा किया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाना और ईरान में सवाल उठना अमेरिका और इजराइल के रुख को लेकर। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इसके बाद हम देख रहे हैं हूती का यूं सुपर एक्टिव मोड में आ जाना, उधर इजराइल का आक्रामक रवैया। ये युद्ध जो है आखिर किस मकाम तक जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से हूतीस हमले कर रहे हैं ये क्लियर कर दिखाता है कि ये ईरान की शय पे इस तरीके की कार्रवाई हो रहा है और उनका जो आर्सेनल है, जितने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल जो उन्होंने दागी, उसका डायरेक्ट सप्लाई लिंक कहीं से इस्टेब्लिश होता है, वो है ईरान से। और ईरान देखिए पिछले 10 दिनों से शांत था, वो प्रॉब्ली इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल करने में और एक अपने सिस्टम को इन्फोर्स करने में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही पीस के सीज फायर की बात हुई गाजा पट्टी में, अमेरिका का ये ऑफर था जो कि काफ़ी कुछ मिस्र और कतर से मिलता जुलता पीस ऑफर है, तभी ये देखिए हमले तेज हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रॉक्सीज किसी भी तरीके से युद्ध खत्म नहीं चाहते हैं, वो इस एरिया को एक्टिव रखना चाहते हैं जिससे कि इजराइल
को वैसे तो वो डैमेज नहीं कर पा रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्षति पहुंचाना चाह रहे हो। और अमेरिका को भी टाइम टू टाइम मैसेज देते हैं कि अगर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से ईरान के हादसे में हाथ था तो आपके लिए ये हमारा स्ट्राइक आपको एक गिफ्ट के तौर पे जाता है। तो इस तरीके की स्ट्राइक चलती रहेंगी। हूतीज, हिजबुल्लाह और हमास आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ इस समय स्ट्राइक कर रहे हैं। बेसिक मकसद ये है कि हमास का जो ऑपरेशन है, हमास के जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, उसको इजराइल खत्म करने के मूड में है। लास्ट फेज ऑफ ऑपरेशन है। अगर राफा पे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाते तो मेरा मानना है कि इजराइल वहां पे सीज फायर अनाउंस कर सकता है। ये सिचुएशन ना है, लिहाजा तीनों जो एच हैं, हूतीज, हिजबुल्लाह, हमास, इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ आज की डेट में हमला कर रहे हैं। मेन पर्पस ये है कि जो सीज फायर का प्रपोजल बाइडेन साहब ने दिया उसको किसी भी तरीके से जोपर्डाइज कर दिया जाए और इस इलाके में ऐसी ही आग सुलगती रहे जिससे कि तमाम प्रॉक्सी सरवाइव कर सके और टाइम टू टाइम अमेरिका और इजराइल को टारगेटिंग कर सकें। बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसका है नहीं, ये सोल्यूशन सीज फायर में है। मेरा मानना है कि राफा की ऑपरेशन इजराइल को जल्दी से खत्म करने चाहिए, जो भी है उसको खत्म करके इस इलाके में एक सीज फायर डिक्लेयर किया जाए। देखिए 7-8 महीने से ये हमले चल रहे हैं, रिजल्ट कुछ निकला नहीं। ये प्रॉक्सीज को खत्म करने का ये तरीका नहीं है। बड़ी बात, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि सीज फायर कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन बात अब सीज फायर की हो रही है, वो हो पाएगा नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ हूती का बदला जरूर जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, हूती ने अमेरिकी ड्रोन को भी मार गिराया है। अप्रैल के महीने में भी एक रीपर ड्रोन ध्वस्त किया गया था। जो जानकारी सामने आ रही है, अब लेटेस्ट डिटेल आपके सामने ये रख रहे हैं हम कि अमेरिका के खिलाफ किस तरीके से हूती बदला ले रहा है। हूती ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी एक रीपर ड्रोन ध्वस्त किया गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि हूती न सिर्फ अमेरिकी शिप पर हमला कर रहा है, बल्कि वो अमेरिकी रीपर ड्रोन को भी नष्ट कर चुका है। और इसकी एक एक डिटेल जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, किस तरीके से हूती का बदला, अमेरिकी ड्रोन भी इसमें हो गया तबाह। हूती ने अमेरिका का एडवांस MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। जो जानकारी है, इसी हफ्ते यमन के मारिब प्रांत में MQ-9 ड्रोन पर अटैक किया गया। अमेरिकी ड्रोन पर ईरान के सकर 358 मिसाइल से हमला किया गया। हूती ने यमन में अमेरिकी ड्रोन से जासूसी का दावा किया था। नवंबर 2023 से जारी जंग में अब तक 4 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो चुके हैं। हूती ने 12 महीनों में अमेरिका के 6 ड्रोन को मार गिराने का बड़ा दावा भी किया है। समीर, बिल्कुल, और हूती सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और हूती के हमले लगातार जारी हैं। आइए इससे जुड़ी कुछ और डिटेल आपको दे देते हैं। अरब में घिर गया अमेरिका, इजराइल, हूती लाल सागर में एक बार फिर एक्टिव हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस भूमध्य सागर पर भी नजर बनाए हुआ है। हमास गाजा में एक्टिव है। हमास के खिलाफ इजराइल की बड़ी लड़ाई का सिलसिला जारी है और पूरा ऑपरेशन ऐसा लगता है कि राफा में इस वक्त सिमट गया है। इसके अलावा सीरिया में अगर हम बात करें तो कुद्स फोर्स जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। इराक में कताइब हिजबुल्लाह एक्टिव नजर आ रहा है। लेबनान की सरजमीन से लगातार हिजबुल्लाह हमले तो कर ही रहा है इजराइल के खिलाफ। तमाम जवाब लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है और ईरान का जो रोल है उस पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते नजर आ रहे हैं। पुष्पेश सर, खास तौर पर अगर हम बात करें ईरान के रोल की, जिनके प्रॉक्सीज का जिक्र होता है, HHH का जिक्र होता है, ईरान और अमेरिका की अदावत भी इस वक्त चरम पर नजर आती है और ये कहां जाती हुई आने वाले वक्त में आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम ईरान के प्रॉक्सीज की, ईरान के मोहरों की बात करें, इसके साथ साथ आपको ये जिक्र भी करना चाहिए कि अमेरिका और ब्रिटेन कितने खुल्ला तरीके से एक नस्लवादी जंग को अंजाम देते हैं। इस समय जब खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक की जान फंसी है ऐसे चुनावों में जहां लेबर पार्टी उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को धूल चटाती नज़र आ रही है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जमामर्दी का कोई सबूत पेश करें। और वो रुवांडा वाले जो शरणार्थियों का मसला था वो भी उनके गले की फांस बना हुआ है। मगर अमेरिका, भले ही वो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, मगर ब्रिटेन आज भी एक मुल्क गोरों का है, रंगभेदी है। और अमेरिका का रंगभेद तो पिछले 2-3 साल में बहुत जगजाहिर, दर्दनाक तरीके से हुआ है। मुझे लगता है कि हम बात करते हैं ईरान के मोहरों की और हम भूल जाते हैं कि अमेरिका के कौन कौन से मोहरे इस इलाके में बाकी हैं। हमको सऊदी अरब का नाम लेते थोड़ा हिचक होती है, डर लगता है। हमको ओमान कब से परहेज़ है, हमें खाड़ी देशों के अमीर देशों से परहेज़ है, हमको कतार और दोहा से परहेज़ है, हमको बेरूट से परहेज़ है, हमें कुवैत सीरिया से परहेज़ है। जहाँ जहाँ अमेरिका ने
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुल्कों को तबाह किया है, वहाँ की जो अदावत है उसका विस्फोट आज हमको यहाँ होते हुए नज़र आ रहा है। और ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल वजह फरमा रहे थे कि युद्ध विराम इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जब तक ये इलाका अस्थिर रहेगा, जब तक ये बुनियादी टकराव जो शक्तियों का है, अमेरिका का और रूस का और चीन का, तब तक इस इलाके में शांति लौट नहीं सकती। ये तेल निर्यातक प्रदेश है जिस पर अर्थव्यवस्था टिकी है, पश्चिमी यूरोप की और अमेरिका की। एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव का वर्ष है, वहाँ भी बिडेन बूढ़े बीमार बात में चीज़ों को भूल जाने वाले कहलाते हैं। उनके विपक्ष में खड़े डोनाल्ड ट्रंप जो बिल्कुल ही छुट्टे सांड के समान आचरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की और ब्रिटेन की और बाकी यूरोपीय देशों की भी व्यवस्था है कि वो दुश्मन अपने सामने खड़ा करें और अपने आंतरिक संकट से लोगों का ध्यान बटाएं। तो मतलब अपने फायदे के लिए दूसरों का फायदा उठाते हुए इन मुल्कों को कई मौकों पर देखा गया है। बात कर लेते हैं इस बीच गाजा वॉर की। गाजा का नया युद्ध विराम प्लान इस बीच सामने आया है। बाइडेन ने गाजा का युद्ध विराम प्लान जारी किया है। इजराइल ने अमेरिका को दिया गाजा का नया युद्ध विराम प्लान। कतर के जरिए युद्ध विराम प्लान हमास को भेजा गया। तो देखिए सीज फायर प्लान आखिर है क्या? गाजा के लिए नया युद्ध विराम प्लान जो है इसका जिक्र किया जा रहा है। इसका पहला चरण जो है उसमें क्या होगा? गाजा में पूर्ण युद्ध विराम होगा, युद्ध पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आबादी क्षेत्र से सेना को वापस जाना होगा, सेना पूरी तरह से वापस लौटेगी, ये इसमें कहा गया है। कुछ बंधकों की रिहाई की बात भी पहले चरण के लिए की गई। इसके अलावा आपको बता दें पहले चरण में नागरिक अपने घरों में लौटेंगे, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है। अगर ये फेज लागू होता है तो मानवीय मदद बढ़ाई जाएगी। पहले फेज में इसका भी जिक्र किया गया है, जो नया युद्ध विराम प्लान पेश किया गया है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो युद्ध का स्थायी अंत होगा, इस सेकेंड फेज में यह माना जा रहा है। जी हां, युद्ध के स्थायी अंत का जिक्र किया गया है। बंधकों की अदला बदली भी होगी। दूसरे फेज में सेना गाजा से हट चुकी होगी, क्योंकि पहले फेज में ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। अब तीसरे चरण पर आते हैं। गाजा के पुनर्निर्माण की योजना है। बंधकों का सामान परिवारों को देंगे, ये भी बातें कही गई हैं। इस तरह से 3 चरणों में युद्ध विराम की पूरी प्लानिंग सामने रखी गई। लेकिन ये कितनी एक्सेप्टेबल होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अश्विनी श्रीवास्तव, चाहिए है कि अब जिस प्रकार से इजराइल ने राफा को के अंदर क्रॉस कर लिया है और चारों तरफ से घेर लिया है, इंक्लूडिंग इजिप्ट, मुझे नहीं लगता इजराइल इस लड़ाई को बंद करेगा जब तक वो ये ना यकीन कर ले कि जहाँ पर जो एक प्रकार हमास है उसकी बर्बादी हो जाती। रफ़ा में 4 बटालियन हैं और सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावर अगर हमास की है तो वो राफा में। वो किस प्रकार से इजराइल उसको छोड़ देगा? अगर अभी इजराइल सीज फायर कर गया तो इसका मतलब ये है हमास अभी भी इंटैक्ट है। हमास की 40 से 50% से ज़्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर नुकसान नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर अमेरिका ने दिया है 2-3 फेजेज में, और उसका सबसे पहला फेज ही ये है कि सीज फायर डिक्लेयर होगा। मुझे लगता है इजराइल इसको नहीं मानेगा। इजराइल जब तक ये यकीन ना कर ले कि हमास की 70 से 80% मिलिट्री कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाए राफा में, तब तक वो कोई सीज फायर नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो सीज फायर कर देता है तो उसने कोई अचीव किया ही नहीं। तो ये सच्चाई है कि आज उसको मालूम है कि राफा को चारों तरफ से घेर लिया है। इजिप्ट से जहां टनल डिफेंस से उसको सहायता मिल रही थी वो भी अब उन्होंने एक प्रकार से बंद कर दिया है। अब उनका मुद्दा यह है अगले 1-2 महीने के अंदर किसी तरीके से जो हमास है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म करें। इसको जब तक वो खत्म नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। और बहुत खतरनाक मोड़ पर ये जंग पहुंचती हुई नजर आ रही है। राफा में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है उसकी भी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। इजराइल का पक्ष यह है कि हमास का जब तक जड़ से खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये हमले जारी रखे जाएंगे। देखना होगा कि आने वाले वक्त में होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।